over to the last session of today's evening. It's hall ka last session. There'll be a party and an entertainment program upstairs near the pool side. Waiting to see you all over there also. For this session, I would like to call upon Atul Khirwadkar sir. I would like to call upon Atul Khirwadkar sir, MD, Kalyan Janata Bank. I would also like to call upon Avinash sir and Ashok sir to felicitate Atul sir at Public Sector Bank and 27 years in cooperative banking. He has been one of the principal resource person for Banco for the last 8 years. He is MD and CEO of a leading multi-state scheduled cooperative bank for last 13 years, which has a business of rupees 6,000 crores. He has been helping the sector to ensure compliances of regular norms. He has conducted 32 webinars during the COVID-19 pandemic on various subjects. He is also faculty at various institutions like RBI, CAB, NAFCAP, Karnat's Research Center, various colleges and management institutes. He is advising various UCBs on compliance issues free of cost. He is also on the board of studies of an autonomous university. Mumbai University has recognized him as banking subject expert. He also assists an Indian government body, IIBM, promoted by RBI on banking course curriculum. He is one of the thought leaders in banking industry. He is a Thank you. Still many more, sir. Thank you. So, presenting over to you, sir. Yeah, thank you. Thank you. It's almost 7 o'clock. 7 o'clock is the night, not the time for cocktails. So I really believe that 8 o'clock can be a time for cocktails, right? आप अगर थक गए हो तो आधे घंटे में सेशन ख़त्म कर दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है. दोपहर में 4 बजे से आप लोग सुन रहे हैं जिसकी आदत नहीं होती है, और हम रिजर्व बैंक से हर चीज़ सुन ही रहे हैं. बताने की बात ही नहीं है. वहाँ पे हमारे यहाँ पे कुछ दोस्त अच्छे बैठे हैं, रिजर्व बैंक से रिटायर होके जूरी का काम करते हैं, झगड़ते रहते हैं उनके साथ हम. और आज और एक हस्ती हमारे साथ है, नैफकप के CEO श्री योगेश शर्मा जी. मिस्टर बाजिल शेख, इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया बहुत ही अच्छा था, और उसमें 2 शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, राधा 4. एक शब्द था रेगुलेटरी न्यूट्रलिटी, और दूसरा एक शब्द था रेगुलेटरी एनेबलमेंट और एनेबलिंग. पूरे स्लाइड में मुझे यही 2 शब्द लगे कि जो हमारे ज़िंदगी पे परिणाम करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ हम कहते हैं. कहना किसने चाहिए? हु शुड से दिस? द रेगुलेटर. अब उनकी चाहत ही नहीं है. मैं हर साल एक ओपन सेशन आपको एड्रेस करता हूँ, और मेरी भावना ये रहती है कि मैं ओवरऑल पिछले साल क्या हुआ उसके बारे में बात करूँ. शेख साहब ने थोड़ा रिव्यू लिया, लेकिन वो उस रिव्यू में हमें जो दर्द हो रहा है उसके बारे में भाष्य नहीं किया. पिछले 3-4 साल से, और स्पेशली BR एक्ट 2020 में पास होने के बाद में हमें वो शनि की ढैया लग गई है, जिसको हम मराठी में 7.5 बोलते हैं. वो ढैया लग चुकी है.
और ऐसा कहा जाता है कि अगर जब शनि की ढैया लगती है तो एक ही चीज़ आपको बचा सकती है, और वो है सच बोलना। आप जो भी एक्शन लोगे वो सच, नियमों के आधार पर, रूल्स, विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन, विद इन द प्रिसिंग्स ऑफ द नॉर्म्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यू हैव टू एक्ट। आपने एक आंकड़ा बाजिल साहब ने जो रखा वो भी आपको याद होगा, 145 बैंकों को पनिशमेंट किया गया। मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने उनको ये कहा, यार ये जो पनिशमेंट वाला मामला जो है ना, इसमें कोई दम नहीं बचा अभी, क्योंकि हमारे मेम्बरान जो है, मेंबर्स ऑफ आवर बैंक्स, उनको ये लगता है कि ये आरबीआई का कोई टारगेट है कि उनको पूरा करना है। अभी ये जो टारगेट रिजर्व बैंक को दिया गया है कि इतनी पेनल्टी करो, उसके हिसाब से एट द ड्रॉप ऑफ द हैट यू आर बीइंग पनिश्ड। अभी शिंत्रे साहब मैगजीन निकालते थे तो उन्होंने मुझे एक सब्जेक्ट पे आर्टिकल लिखने को कहा। मैंने लिखा नहीं वो, लेकिन उन्होंने एक सब्जेक्ट मुझे दिया था कि क्या ये पेनल्टी लगाने से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सुधर जाएंगी। मैंने नहीं लिखा ना आर्टिकल। इसका मतलब ही ये है कि पेनल्टी इज नॉट द सॉल्यूशन। पेनल्टी इज नॉट द सॉल्यूशन। इफ यू हैव सीन द ट्रेंड्स एंड एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ दिसंबर 2022, जिसकी स्लाइड बाजिल सर ने भी बताई थी, वो उसमें जो बताना चाहिए था ना वो उन्होंने नहीं बताया, और जो मैंने पकड़ लिया कि इन्होंने ये बताना चाहिए था। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि कोऑपरेटिव बैंक्स हैव डन वंडरफुल जॉब ओवर 21 एंड 22। मैं 3 ही आंकड़े दूंगा जो उनके स्लाइड में थे, मैंने वो स्लाइड की फ़ोटो निकाली थी। वो 3 ही आंकड़ों पे मैं बात करूंगा। शुरू में एक आंकड़ा है रिटर्न ऑन एसेट, जो 2021 में 0.19% था सेक्टर का, किसी एक बैंक का नहीं, सेक्टर का। वो 100% इंप्रूव हो गया, वो 0.43 हो गया मार्च 22 में। राइट, रिटर्न ऑन एसेट इज वन ऑफ द की नंबर। सेकेंडली, जो इंपॉर्टेंट आंकड़ा मुझे लगता है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो 2.94% था, वो 5.27% हो गया, ऑलमोस्ट 80% राइज। And the third number which was in his slide was net interest margin, which was around 2% in 2021, went up to 2.69% एक साल में। क्यों हुआ ये? हम जानते हैं बैंक किस तरह से चलाना। मैं सुन नहीं पाया सर। No, it's not diplomatic. There is no diplomacy in this. Regulator doesn't do any diplomacy. Let's understand very clearly. He is not a banker. Regulator is not a banker. He is a regulator. And he did not understand your banking. Because he is the risk manager of the country. Reserve Bank of India is the risk manager of the country. That being the story, he will apply all regulations on the basis of risks perceived by him. ये अगर हम समझ जाते हैं, ये अगर हम समझ पाते हैं, तो ये जो हो रहा है हर जगह पे हो रहा है, हर एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक किसी न किसी वजह से अफेक्ट हुई है। हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। जिन बैंकों ने इंट्रोस्पेक्शन किया उन्हें शायद थोड़ी चोटें तो लगी, थोड़े घायल हुए, लेकिन मर नहीं गए। तुम्हारी ग्रोथ या तुम्हारे बिजनेस करने का तरीका उन्होंने बदलने का ठान लिया है। They have decided to change your business model. And how they are changing this business model? They are changing their business model by introducing regulatory norms whereunder your movement is restricted to a great extent. How are you going to contribute to the $5 trillion economy is nowhere to be seen.
बाजिल शेख ने एक स्लाइड अच्छी बताई थी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स किस तरह से ग्रो करेंगी, कितना ग्रो करेंगी, इसके ऊपर 10 साल पहले एक कमेटी ने विचार किया गया था। अभी रिजर्व बैंक की कुछ ऐसे विचार नहीं करती है, वो सीधा एक्शन लेती है। तुमको ग्रो करना है तो ये दायरे में ग्रो करो, हमें कुछ नहीं कहना। कंसंट्रेशन रिस्क के बारे में जो सर्कुलर आया है, जिसमें entire sector is going to violate in the month of March 24 the compliance to the concentration risk norms. याद है ना norms वो 50% of the credit portfolio, less than 0.20% of your tier 1 capital. 50% है। हाँ नहीं, वो तो अलग है। मैं ऐसे छोटे छोटे बम फोड़ते हैं ना तो टिकली से शुरुआत करते हैं, बड़ा धमाका बाद में करेंगे। तो दिस इज समथिंग विच इज इन आवर जेनेटिक्स कि भाई हमें 50% पोर्टफोलियो इस तरह से लाना है। इज सो फार सो गुड। हम लोग उसमें बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं कि करेंगे। कंसंट्रेशन रिस्क, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, द नेम इज अर्बन, यू आर नॉट गोइंग टू गेट सो मेनी रिटेल बोरोअर्स। तुम्हारी जो पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाएगी। किसको कर्जा दोगे, किसको दोगे? सो देयर इज अ लिमिटेशंस ऑन दैट। कुछ बड़ी बैंकें हैं जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, वो देखते ही नहीं है इसकी तरफ। ठीक है, क्या हो गया, नहीं हुआ कंसंट्रेशन रिस्क का कंप्लायंस, क्या करोगे? पनिशमेंट करोगे 25 लाख का, 20 लाख का। व्हाट एल्स यू आर गोइंग टू डू? यू आर नॉट डूइंग बैंकिंग, वी हैव टू डू द बैंकिंग। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप भी वायोलेट करो और आप भी उसको उड़ा दो, ये मेरा कहना नहीं है। मैं सिर्फ आपको उदाहरण विचार करने के लिए रख रहा हूं कि व्हाट द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर थिंकिंग एंड डूइंग। मुझे ये लगता है कि ऐसे ही जो 2-4 नॉर्म्स है, जैसे कि तुम्हारा अभी हमारे मित्र ने जिक्र किया कि वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस लाए हैं, एक तो दुख ये दिया कि आपको 75% करना है। दूसरा दुख ये दे दिया कि अगर वो आप 75% नहीं, इस साल शायद 60% है, अगर नहीं पूरा करते हो, शॉर्टफॉल आता है तो 2% के सिडबी के बॉन्ड में आपको रखना है, नहीं रखोगे पेनलाइज किए जाओगे। ओके, मुझे ये एक सवाल दिल में आता है कि एक बड़ी बैंक है जिसको 1000 करोड़ का 2% का सिडबी के बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया, 1000 करोड़। अब ये 1000 करोड़ की बैंक इन्वेस्ट करेगी 2% की बॉन्ड में, उनका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 5.5% का है, 3.5% का लॉस 1000 करोड़ पे करेंगी। रिजर्व बैंक तो ढोल नगाड़ी पीटती है कि यू हैव टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। देन हाउ योर रेगुलेशन इज नॉट प्रोटेक्टिंग डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट? क्या जवाब है इसके पास? क्या हम पूछ सकते हैं उनको ये? कैन वी आस्क देम? नैप कब थक गया पैर पड़ पड़ के कि यू रिकंसिडर दिस। स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई जहाँ पे कंसर्न डीजीएम ने कहा, डिप्टी गवर्नर ने कहा कि वी विल रिकंसिडर दिस। 2 दिन के बाद सभी बैंकों को लेटर जाता है, नथिंग डूइंग, यू पे दिस अमाउंट। इनमें यहाँ पे कई बैंक ऐसी होंगी कि पैसा भरना है। लेट मी टेल यू, जो कम्युनिकेशन आता है रिजर्व बैंक से ना, उसको चैलेंज करने का कोई तरीका नहीं है। यू कैन नॉट चैलेंज। जब से BR एक्ट की मायूसी छाई हुई है सेक्टर में, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये जो 35A और 35B है ना, इसकी तलवार ज़्यादा तेज़ हो गई है। वो सुनने के लिए कोई वहाँ पे तैयार नहीं है। हमने कहा ऐसा करो, हम इसका मतलब इस तरह से निकालते हैं, मतलब इस तरह से निकालते हैं। महाराष्ट्र की कई बैंकों में अभी जो रिसेंट इंस्पेक्शन हुए उसमें पुराने अकाउंटिंग एंट्रीज 4 या 5 साल पहले की पुरानी अकाउंटिंग एंट्रीज उखाड़ के निकाली है, जान पे बनाई है। सही है गलत है इसके ऊपर चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी तो जान जा रही है, ये सामने नज़र में आता है। मेरा एक मानना था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉर्मली हेल्प्स द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स।
सो देर इज अ पॉपुलर कंसेप्ट, वो पॉपुलर कंसेप्ट ऐसा है कि रिजर्व बैंक का सेक्टर पर से विश्वास उड़ गया है, और अगर सेक्टर पर से विश्वास अगर उड़ गया है तो तुम जो ग्रोथ के पतंग काट रहे हो, पतंग चला रहे हो, वो चलाना बंद करो। वो चलाना बंद क्यों करना चाहिए? हिंदी में एक प्रॉवर्ब है, सर सलामत तो पगड़ी 50। यू हैव टू फोकस योर एनर्जीज every time, every financial year on ensuring that you are a compliant bank, whatever be the cost. बाजिल सर के इसमें वो रेफरेंस आया कि कंप्लायंस तो करना है, लेकिन द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस इज वेरी ह्यूज, इट्स टू ह्यूज। द इंस्पेक्शन का गेम जो चेंज हो गया है ना, उन्हें तुम जो धंधा करते हो ना उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें तुम्हारे नंबर्स में इंटरेस्ट है। वो नंबर्स क्या है, नंबर्स के हिसाब से इंस्पेक्शन होता है। तुमने जो लोन दिया है उसमें मॉर्गेज लिया है नहीं लिया है कोई मायने नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता। बहुत सी बैंक ऐसी है कि एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स ही नहीं देखे, क्योंकि उनके पास कैट टूल है, जब आप डेटा डम देते हो तो वो एबरेशन निकालते हो, एबरेशन देख के ही आगे सवाल करते हैं। कुछ नहीं मिला, डाइवर्जेंस नहीं मिला, तो छोटी छोटी चीज़ों पे पनिशमेंट के लिए पहुंच जाते हैं वो। तो दिन मुझे लगता है कि अच्छे नहीं है, दिन अच्छे नहीं है, लेकिन उम्मीदें कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और इस उम्मीद को जगाने के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। ये जो उम्मीद है, जिस उम्मीद से हमें आगे काम करना है, वो हमें करते ही रहना है। क्योंकि ये जो ट्रेंड्स एंड एनालिसिस का रिपोर्ट आया दिसंबर में, उसमें एक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, वो शायद अच्छा शब्द नहीं था, इडियोसिंक्रेसीज दैट प्रिवेल इन दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर। उसका अगर आप गूगल पे जाओगे या हिंदी डिक्शनरी में जाओगे तो उसका मतलब ये आता है सनक। अगर आप हिंदी समझते हैं तो सनक, मराठी समझते हैं तो तरकट, और सबसे आसान उसका मीनिंग आता है पागलपन। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में पागलपन है, इसकी वजह से रेगुलेशन करने के लिए तकलीफ हो रही है। देखिए, एक ज़माना था, पीएमसी जब गई 2019 में, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर ने हाथ ऊपर कर दिए थे कि हम ये मल्टी स्टेट बैंकों को रेगुलेट ही नहीं करते, जो गलत था। 6 दिन बाद गवर्नर ने स्टेटमेंट दिया कि वी डू नॉट हैव इनफ पावर्स टू रेगुलेट देम। आ गए पावर्स, मार्च में पावर्स आ गए। तुम अगर एक दिन का लेट करो, तुम्हें वो उल्टा लटका देंगे। जून में जीआर आया, अक्टूबर तक जो बीआर एक्ट का जीआर आया था उसमें शेयर्स देना है या नहीं देना है कोई गाइडेंस नहीं था। कौन है पूछने वाला? इम्यूनिटी है ना 35A की, हम आपस में यहाँ बात कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जो डिसीजंस रिजर्व बैंक में एक ज़माना था जिस तरह से होते थे उस तरह से होते नहीं हैं। और उसका मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ कि रिजर्व बैंक में आजकल क्या हो रहा है। आपको आजकल कुछ थोड़ा बुखार आ गया, 2-3 दिन बुखार नहीं उतरा तो तुम्हारा डॉक्टर क्या कहता है, ये टेस्ट करके आओ, वो टेस्ट करके आओ, यूरिन का करो, इसका करो, उसका करो, इसका स्कैनिंग करो, इसका MRI करो। वो सब रिपोर्ट आने के बाद वो डिसीजन ये दवा देता है, राइट? यही रिजर्व बैंक में चल रहा है। रिजर्व बैंक ने अर्बन बैंकिंग डिपार्टमेंट के 4 भाग कर दिए, डॉर एंड डॉस। अभी तक अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को ये क्लैरिटी नहीं आई है कि मैं अगर किसी डिफ़िकल्टी के लिए मुझे लेटर भेजना है तो किसे भेजूं, डॉर में भेजूं या डॉस में भेजूं। समझो आपने गलती से डॉस में भेज दिया, कोई आपकी रिक्वेस्ट है, डॉस में भेज दिया कि मुझे ये मेरी ब्रांच यहाँ से यहाँ शिफ्ट करनी है, आपने डॉस को भेज दिया। 2 महीने तो वो लेटर आपका कोई देखेगा नहीं,
मैन पावर नहीं है ना। 3 महीने के बाद बोलेंगे ये हमारे पास क्यों भेजा, हमारा ये है ही नहीं, ये डॉर में भेजो। डॉर में जाएगा तो डॉर में 2 महीने तुम्हारा लेटर कोई देखेगा नहीं। हालांकि यहाँ उनकी यहाँ इंटरनल डिस्पोजल के लिमिट्स है, रिस्ट्रिक्शंस है। हम पूछने से डरते हैं। क्या पूछेंगे, क्या पूछेंगे? बैंक चलानी है, मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना है, डायरेक्टर्स को संभालना है, स्टाफ को संभालना है, कस्टमर्स को संभालना है। क्या पूछेंगे? कुछ नहीं पूछ सकते। मैं शायद बहुत ही निगेटिव बोल रहा हूँ, ऐसा आपको अगर लगता है तो आप इग्नोर कर दीजिए जो मैं कह रहा हूँ वो। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे बोल दीजिए, क्योंकि मैं आप ही जैसा एक बैंकर हूँ, शायद रिटायर हो जाऊँगा अगले साल। कहने का मतलब ये है कि दिन अच्छे नहीं हैं, और अगर दिन अच्छे नहीं हैं तो यू हैव टू बी ऑन टोस। दुख भरी दास्तां ये है कि मुझे 27 साल हो गए कॉर्पोरेट बैंकिंग में, और 27 साल में दिन अच्छे नहीं है मैं हर साल कहता हूँ, ये दिन अच्छे नहीं है। 27 साल यही मैं कहते आ रहा हूँ। मराठी में एक वर्ड है की नागरी सहकारी बँका संक्रमणावस्थेतून जातात आहे। जो मराठी नहीं समझते उनको मैंने हिंदी में बता दिया है। ये संक्रमणावस्था जो है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांजिशन फेज, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जोशी साहब रिटायर होके 20-25 साल हो गए, लेकिन वो संक्रमणावस्था देख ही रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि मैं उस मुद्दे पे आता हूं जिसको कहा जाता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। एकदम आसान है रिजर्व बैंक को दोष देना, एकदम बहुत आसान है रिजर्व बैंक को दोष देना। बहुत आसान है उनको ये कहना कि आप सोए थे क्या, बोल नहीं सकते दिल में, उनको ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। 2021 में ARC का सर्कुलर है, मास्टर सर्कुलर। ये हमारा केकरे बंदा अभी जो ARC के बारे में बोला था ना, प्रेजेंटेशन दिया उन्होंने, मैंने उनको बाहर जाके बोला अरे यार ये जितने बैंक वाले बैठे हैं ना मर जाएंगे अगर ARC को एसेट बेचेंगे तो। लेकिन अगर आपके एसेट्स फुल्ली प्रोवाइडेड फॉर है तो बेचो, क्योंकि उसमें प्रॉफिट कमाओगे। ये उसने नहीं बोला, ये उसने नहीं बोला। कहने का मतलब क्या है कि एक ज़माना था कि ARC के एसेट्स बेचने में एडवांटेज मिलता था, क्योंकि उसमें 2 लॉजिक थे, एक डेफरमेंट ऑफ प्रोविजन, सेकंड रिडक्शन इन ग्रॉस NPA। ये दोनों लॉजिक 21 के गाइडलाइंस में चले गए। उसमें डेफरमेंट ऑफ प्रोविजन उन्होंने दूसरे द्वार से अंदर ला दिया, और वो इस तरह से लाया है कि आपको इमेजिनरी प्रोविजन करना है। आपने अगर एक अकाउंट बेच दिया ARC को, उसके सामने SR ले लिया, तो ये कहते हैं कि आप मान के चलो कि वो अकाउंट आपके बुक्स में है, मान के चलो, एक्चुअल में नहीं है, मान के चलो आपके बुक्स में है, और फिर उसके ऊपर IRAC नाम के हिसाब से प्रोविजन करो। यानी समझो आपने एसेट बेचते वक्त वो सब्सटैंडर्ड होगा, 3 साल के बाद अगर वो डाउटफुल में जाता है, वो ऐसा रवि पेंडिंग है, तो उस अकाउंट के ऊपर आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। नहीं करोगे वो आपका प्रॉफिट उखाड़ के फेंकेंगे। सही है गलत मुझे मालूम नहीं। तो हमने पूछा डिस्कशन में, शो मी द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वेयर द हाइपोथेटिकल प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। शो मी द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। रिजर्व बैंक का एक सर्कुलर है 2007 का, वो ये कहते हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैव टू फॉलो ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICAI। तो भाई इसके लिए बताओ ना कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसके हिसाब से हमें प्रोविजन करना है, या हमें अकाउंटिंग, यू टेल अस द अकाउंटिंग इफ यू वांट टू। वो नहीं बताएंगे। उनकी सोच सही है, इम्प्लीमेंटेशन का तरीका गलत है। क्यों गलत है ये मैं बोलता हूँ, क्योंकि जब आप ARC को एसेट बेचते हो, 5 साल में अगर वो वसूल नहीं हो गया तो आपके बुक्स में IDR के थ्रू घुसता है, और वो ये चाहते हैं कि वो रिस्क आप मिटिगेट करो आज प्रोविजन करके। सही है एकदम, यू हैव टू मैनेज द रिस्क। लेकिन किसी बैंक के पास 8 साल का पीरियड दिया हुआ है, और आज ही आप कह रहे हो नहीं वो तो आने वाला नहीं, आज ही करो आप 100% प्रोविजन। आपको, आप जानते होंगे, क्रिकेट के फैन कितने हैं मुझे पता नहीं, ICC ने बीच में एक रूल चेंज किया। अगर कोई बैट्समैन कैच आउट होकर आउट हो जाता है
तो जब पैवेलियन में जाता था तो नया आने वाला बैट्समैन वो जहाँ पे उसने कैच आउट किया वहीं पे जाके स्ट्राइकर एंड पे वो बैटिंग के लिए खड़ा हो जाता था। तो उसमें ये बैट्समैन लोग क्या करते थे, क्रॉस ओवर कर जाते थे। जो नॉन स्ट्राइकर एंड का बैट्समैन है वो वहाँ चला जाता था, नया आने वाला बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर एंड पे जाता था। आईसीसी ने 2 साल पहले ये रूल बदला और उन्होंने ये कहा कि अगर क्रॉसओवर भी हो गए तो नया आने वाला बैट्समैन पहली गेंद लेगा, वो नॉन स्ट्राइकर पे जाएगा नहीं। लेकिन ये उन्होंने 20 ओवर होने के बाद नहीं नियम बदला, मैच शुरू होने के पहले बदला। सो बिफोर commencement of the match, rules of the games were changed. Our request is you change the rules, no issues. Retrospectively implement आप कर रहे हो, उसका कोई बेसिस नहीं है, ये कैसे कर सकते हो आप? जवाब नहीं है, इसका जवाब नहीं है, उनके पास भी नहीं है। हमें ये कहा गया है इस तरह से होगा। और ऐसा है ना कि तुम्हारी जो एसएसएम टीम आती है ना वो तुम्हारे साथ होती है, लेकिन वो जब सेंट्रल ऑफिस जाती है वो पाकिस्तान बन जाती है। यहाँ पे तुम्हारा सब सुनते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे इंफॉर्मेशन लेनी है। They need your cooperation, but once they go back to head office, their color, tone, tenor, everything changes. सही है कि नहीं? आप बहुत लोग देखते होंगे कि क्या चीज़ हो रहा है। मुझे लगता है 7:30 बज गए हैं। मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा और I would like to conclude. Normally I try to talk on various critical issues and circulars which are issued by Reserve Bank of India and try to give you my perspective which help you in understanding the situation properly. दिसंबर का जो रिपोर्ट आया है उसमें इस साल तो बहुत सारी बदलाव हुए हैं। उसमें टायर 1 to टायर 4 ऐसे 2-4 टायर हो गए हैं। 100 करोड़ तक अगर आपका डिपॉजिट होगा तो आप टायर 1 में रहोगे। वो सब आपको मालूम है, वो 1000 से 10,000 टायर 3 और 10,000 के ऊपर आप टायर 4 में जाते हो। ग्रेडेड रेगुलेशन का इंसिस्टेंस था नैफकब का पिछले 6 साल से। वो ग्रेडेड रेगुलेशन अभी वो ला रहे हैं, वो लाने के लिए टायर में क्लासिफिकेशन उन्होंने किया है। 4 टायर्स का जो क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया है अनजस्ट है, क्योंकि 1000 और 10,000 करोड़ में बड़ा गैप है, उसमें शायद एक गैप और हो सकता था। पुराना 2008 का तुम्हारा टायर 1 टायर 2 एक ही था, 100 करोड़ के नीचे 100 करोड़ के ऊपर, सिंपल था। अभी ये कॉम्प्लेक्स कर दिया। माइग्रेशन समझने के लिए उन्होंने पीरियड दिया है। अगर आप 1000 करोड़ के ऊपर चले जाते हो या 10,000 के ऊपर आप टायर 3 से टायर 4 जाते हो, उन्होंने वहाँ पे ट्रांजिशन फेज़ दिया है, वो फेज़ उन्होंने दिया है। दूसरी एक अचरज वाली बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इसे लगता है कि सेक्टर साथ में होना चाहिए, इसमें एक साथ। दुनिया में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि जो आपका ऑनगोइंग एनपीए एक्यूरेटली करता है, कोई नहीं है। मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और रिजर्व बैंक यहाँ पे बंदूक लेके खड़ी है। अगर ये मार्च 31 के पहले आपका 100% एक्यूरेट क्लासिफिकेशन सिस्टम से नहीं आया, विल पनिश यू। दे डोंट से दिस। मैं आपसे संवाद जब साध रहा हूँ, मैं आपसे जब बातें कर रहा हूँ ना, वो उन शब्दों के पीछे क्या है वो मैं आपको बताने की वो कहते कुछ नहीं है। अगर आपका 31 मार्च के पहले ऑनगोइंग एनपीए, सेकेंडली ऑनगोइंग प्रोविजनिंग, थर्डली ऑनगोइंग SMA 0, SMA 1, SMA 2, 100 करोड़ के नीचे वालों के लिए ये टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन जितने भी बैंक 100 करोड़ के ऊपर है उन सब के लिए टेंशन वाली बात है। अगर आपका 31 मार्च तक नहीं होता है there will be strict action against you। और इस दुनिया में कोई भी कोऑपरेटिव बैंक ऐसी नहीं बची है कि वो 100% एक्यूरेट करती है। यू नेम द सॉफ्टवेयर। मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ कि आप मुझे ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बताओ जो 100% एक्यूरेटली रिजर्व बैंक की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता है। एक भी नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। हिंदी में कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। पीएमसी ने क्या बवाल कर दिया, उनका सेक्टर पर से विश्वास ही उड़ गया। उनको हर बार लगता है कि तुमने 2 सर्वर रखे हैं और एक हमें बता रहे हो और दूसरा कहीं और छुपा के रखा है। अब इसे कौन सुधारेगा?
The only option to you is you have to be very strong in terms of compliances. जो भी गाइडलाइंस आती हैं उसमें आनाकानी मत कीजिएगा, सवाल पूछिएगा, डिफ़िकल्टीज है पूछिएगा। बहुत लोग हैं इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं, बहुत लोग आपको मदद कर सकते हैं कि इस मसले को हल कैसे किया जाए। और बहुत से सर्कुलर्स है उसमें, नेटवर्क का सर्कुलर आ गया है, CRAR का सर्कुलर आ गया है जो फेवरिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है। CRAR के बारे में उन्होंने ओपननेस दे दिया है कि आपको 12% तक 2026 तक आपका CRAR 12% तक करना है। आप सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट मांगो, आपको उसका परमिशन मिलता है। डिविडेंड देना है, सोच के दो, आपकी पोजीशन देख के आप डिविडेंड की बात करो। एक और चीज़ ऐसी है कि जिसके बारे में रिजर्व बैंक क्लैरिटी से नहीं आ रही है, वो है अकाउंटेंसी में जिसको कहा जाता है अबाव द लाइन एंड बिलो द लाइन। जो 2021 का प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर नाम का सर्कुलर है ना, 10 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। एक ज़माना था कि अगर हमें कहीं BDR कम पड़ गया तो हम लोग IFR में से निकालते थे, बिल्डिंग फंड में से निकालते थे, जहाँ जहाँ सरप्लस पड़ा है वहाँ से निकालते थे आराम से, कोई टेंशन नहीं था। आज वो नहीं करने देते हैं। वो क्या देखते हैं, अगर आप रिक्वेस्ट अबव द लाइन, रिजर्व की अबव द लाइन मांग रहे हो तो परमिशन मिलेगा, बिलो द लाइन की अबव द लाइन में परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन अबव द लाइन की बिलो द लाइन्स में परमिशन दे सकते हैं वो। लेकिन अगर आप मल्टी स्टेट एक्ट अगर देखोगे तो उसमें ही अबव द लाइन बिलो द लाइन कंसेप्ट नहीं है। नया जो BR एक्ट आया है उसमें भी अबव द लाइन बिलो द लाइन का कंसेप्ट नहीं है। तो रिजर्व बैंक क्यों इंसिस्ट कर रही है? बिकॉज ऑफ ICAI, यानी चेरी पिकिंग द रेगुलेशन। इस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है। संभल के चलिएगा, संभल के रहिएगा। रिजर्व बैंक आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन वो जो रेगुलेशन में लिखे गए जो शब्द है उसी को पकड़ के वो रेगुलेट करने वाले हैं। एक ज़माना था कि रिजर्व बैंक का इंस्पेक्टर जो होता था वो आपकी बात समझ लेता था, आपको सलाह देता था। वो नहीं रहा अभी, वो नहीं रहा। इट्स अ मशीन इंस्पेक्शन दैट इज हैपनिंग दिस डेज। सेक्टर का एनालिसिस अगर मैं करना चाहूँगा तो मैं यही कहूँगा कि 1000 करोड़ के ऊपर सिर्फ 90 बैंक्स हैं, 90। दे आर ओनली 90 बैंक्स। रिजर्व बैंक का रिपोर्ट ये कहता है। तो ये पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा और जो भी चेंजेस आए हैं ना, उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि अपने पास समय नहीं है। हमें कॉकटेल में भी जाना है। कॉकटेल में उतरना है सर, कॉकटेल में उतरना है। मैं एक आखिरी मुद्दा मैं आपको बताता हूँ कि किन कारणों की वजह से रिजर्व बैंक आपको पेनल्टीज कर रही है। वो कारणों को समझो, उसको रिपीट मत करो। एक तो IRAC नॉर्म्स का जो मेजर रीज़न उसमें दिख रहा है मुझे, डायरेक्टर्स लोन का दूसरा विजय सब्जेक्ट दिख रहा है मुझे, KYC नॉर्म्स के बारे में, CRR SLR मेंटेनेंस के बारे में है, और सुपरवाइजरी एक्शन वायलेट अगर आपने किया है तो उसके ऊपर है। कस्टमर सर्विस, साइबर सिक्योरिटी और डेथ क्लेम के बारे में, नॉन कंप्लायंस के बारे में पनिशमेंट पिछले साल हुई है। मुझे लगता है कि मैं और 1.5-2 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे वाणी को विराम देना चाहता हूँ। एक 10 मिनट आपको अगर कोई किसी स्पेसिफिक सवाल है तो उसके बारे में जवाब दूंगा, नहीं तो विल क्लोज दैट। यस, मला पाणी देईन जरा, पाणी चालते की लोकांना समजणार नाही, फक्त बाकीच्या नॉन मराठी। मैं हिंदी में जवाब दूंगा, चलेगा ना? हाँ, पब्लिक सेक्टर बैंक कैसा सपोर्ट दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है कॉर्पोरेट बैंक को? पब्लिक सेक्टर बैंक को जैसा सपोर्ट दे रहा है वैसा कोऑपरेटिव बैंक को नहीं दे रहा है। ओके, और इसके लिए पूरा कोर्ट का खर्चा बन गया, क्यों नहीं? नहीं, सुनो ना, पहली बात ऐसी है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं उसका मालिक सेंट्रल गवर्नमेंट है। तुम्हारा और मेरा पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक में वाया टैक्स रेमिटेंस है। हम जो इनकम टैक्स भरते हैं ना, जो इनको बजटरी एलोकेशन होता है उसके हिसाब से होता है। लेकिन कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक मार्केट में से भी पैसा लेती है, स्टॉक एक्सचेंज में से भी पैसा लिया हुआ है। पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में इट्स ओनली द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच इज टेकिंग ऑल द कॉल्स।
बीच में आपने सुना होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक सवा साल पहले की बात है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जब इंस्पेक्शन हुआ 8,000 करोड़ का एसेट डाइवर्जन निकाला। कितना? 8,000 करोड़। आपने सुना स्टेट बैंक को पेनल्टी हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि उनका सोच ऐसा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में सॉवरेन गारंटीज है, सॉवरेन इज इन्वॉल्व, देयरफॉर उनके लिए रिजर्व बैंक को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता है। लेकिन आप अगर किसी रिजर्व बैंक के सीनियर एग्जीक्यूटिव से इनसे बात करोगे तो वो ये कहते हैं कि हम आपको इस वक्त धुलाई कर रहे हैं आपकी। हमने 2016-17 में कमर्शियल बैंकों की बहुत धुलाई की है और उसका डेटा भी अपने पास है। आपने देखा होगा कि पंजाब नेशनल बैंक 18% ग्रॉस एनपीए पे चला गया था। एसेट रिव्यू मैकेनिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर राजन। तो ऐसा नहीं है कि वो आज हमें ही धो रहे हैं, उनको धो चुके, वो क्लीन हो चुके। आज अगर हमें धो रहे हैं तो हम भी क्लीन होना चाहते हैं, हम धुल के निखर के आएंगे। दैट इज़ द ओनली वे आई लुक एट इट। और ये डिफरेंशिएशन रिजर्व बैंक करता नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रांग रेगुलेटर। मैंने आपके दिल की बात बोली इसलिए आपको अच्छी लगी, लेकिन मेरा ये खुद का मानना है जो रिजर्व बैंक करता है सही करता है, सही करता है। मुझे भी जिंदा रहना है ना, जब रिटायर हो जाऊंगा तब अलग तरीके से बात करूंगा। हाँ बोला ना। या सगळ्या याच्यावर असं वाटतंय की हळूहळू आरबीआयला युनिफॉर्मेशन करायचं आहे, सगळ्या बँकांना एका सिस्टम मध्ये बसवायचं आहे, सगळ्यांवर सारखे निर्बंध लावायचे आहे। जर बँकेला युनिफॉर्मेशन करायचं आहे तर मग तुमचा दुसरा पण विषय होता की सॉफ्टवेअरचा। आरबीआय का एखादं सॉफ्टवेअर सर्टिफाय करते, त्याचं ट्रेनिंग देतो। थोड़ा आदीचा इनका सवाल ऐसा है कि रिजर्व बैंक सब रेगुलेशन यूनिफॉर्मिटी लाना चाहती है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट मी नाही उत्तर दिलं तर मला आठवण करा काय तो। BR एक्ट ने सगळं गणित बदललं है। इस BR एक्ट ने पूरा गेम चेंज कर दिया है और हम लोग ये BR एक्ट का जो चेंज आया ना उसको एब्जॉर्ब करने में थोड़े लेट रहे, थोड़ी डीले में रहे। हमने क्या किया, BR एक्ट में 8 साल का प्रोविज़न आ गया, हमने ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दिए। जितने भी हमारे डायरेक्टर लोग थे, हमारे सब बंदे अच्छे हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको टेंशन हो गई, मेरी तो गई, अभी डायरेक्टरशिप तो गई मेरी, 8 साल हो गए ना। हमें ये सोचना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिक सेक्टर बैंकों में डायरेक्टर्स का टेन्योर 6 साल का किया है। कानून वही है, क्योंकि रिजर्व बैंक को 243 सेक्शन ये पावर देता है कि वो बोल सकता है कि एक बार हो गया तो डायरेक्टर अगले बार नहीं होने का, दे कैन डू दिस। दूसरी बात ये रही डिफरेंशिएशन के बारे में, आपको रिजर्व बैंक ने अभी कुछ कहा ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, वो रेलवे प्लेटफॉर्म में ऐसे गाड़ी जब आती है तो देखते हैं ना, आगे आगे जा जा के देखते हैं, तो रात के में गाड़ी दिखती है, दिन में दिखती नहीं है। तो हम इस तरह से वो BR एक्ट के 8 साल के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रेगुलेशन आएगा, वो रेगुलेशन नहीं दे रहे। और वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कमेंट क्या लिख रहे हैं, मैनेजमेंट के बारे में जो कमेंट्स आते हैं उसमें ऐसा लिख रहे हैं कि यू हैव नॉट कंप्लाइड विद द एक्सटेंड प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट। बस इतना लिख के वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं। एक रिजर्व बैंक के अच्छे अधिकारी ने मुझे कहा कि यार इतने 100 कानून है, हर कानून पे बैंक को कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, तो क्या रिजर्व बैंक हर बार आपको सर्कुलर देगी? आप बैंक चलाते हो, आपको कानून का पालन करना आता नहीं है, आपने लाइसेंस लिया है ना, तो हर चीज़ में रेगुलेशन हम क्यों देंगे? तो शायद ऐसा हो सकता है कि 8 साल का जो झमेला चल रहा है, जो हमारे दिल के करीब है, और विशेषतः जो CEOs और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बैठा है उनके बिल्कुल दिल के करीब है, कब ये बंदा डायरेक्टरशिप से चला जाए वो हमें बहुत अच्छा लगता है। होने वाला नहीं है ऐसा, ऐसा होने वाला नहीं है। उसकी वजह ये है, सुनने में आया है, सुनने में आया का मतलब जो रिपोर्टर करता है ना, हमारे सोर्स ये बताते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिटर्न अ लेटर टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस
that the period be extended to 10 years, that is 5 years 2 terms. अब इस BR एक्ट को अमेंड करने के लिए इनको 12 साल लग गए। तो ये जो अभी लेटर दिया है इसके लिए BR एक्ट अमेंड करना पड़ेगा और 12 साल लगने वाले हैं। तो आपको वो जो सोच मुझे जो लगता है वो मैं कह रहा हूँ, दे आर नॉट गोइंग टू डू इट क्विकली बिकॉज दे वॉन्ट टू प्लेस यू एन ओवन। आपको उनको ओवन में ही बिठाना है, तो आराम से इसके ऊपर डिसीजन होगा। लेकिन वो आपको इस वक्त इसमें दे आर नॉट पिंचिंग यू ऑन दैट बिकॉज फॉल्ट लाइज एट देयर एंड ऑल्सो, फॉल्ट लाइज एट देयर एंड ऑल्सो। और कमर्शियल बैंकों के रेगुलेशन हमें लाना, तो मेरा पहला आर्गुमेंट ऐसा है कि पिछले 3 साल से रिजर्व बैंक हमारी बिजनेस मॉडल चेंज करने पे तुली हुई है। दे वांट टू चेंज योर बिजनेस मॉडल। 1, you look at every regulation, there are restrictions, your growth has been restricted. 3, बीच में एक नैपकप ने कॉन्क्लेव लिया था पिछले जुलाई में 20-22 तारीख को, उसमें अमित शाह जी आए थे। तो अमित शाह जी ने एक बढ़िया सेंटेंस कहा, वो पूरे सेक्टर के देश भर के लोग थे ना कोऑपरेटिव बैंकिंग के, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसा कहा कि भाई जरा जवानों को जगा तो दो, as if he was referring to BR Act। हालांकि उनके दिमाग में BR Act नहीं भी होगा, लेकिन he was looking to the future where जवानों को लाना जरूरी है। रही बात रेगुलेशन की, अमित शाह जी ने 2 महीने पहले एक स्टेटमेंट दिया कि ऑल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विल हैव सिमिलर रेगुलेशन ऑन पार विथ कमर्शियल बैंक्स। मेरा ये मानना है, बिल्कुल स्टडी मानना है कि रिजर्व बैंक को ये सूझ नहीं रहा कि ये माइग्रेशन किस तरह से करवाएं। मैं 2 या 3 उदाहरण ही देता हूं आपको। आपने कमर्शियल बैंक का आईरैक नॉर्म्स पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जाके पढ़ लो। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को जो आईरैक नॉर्म्स है ना, उसमें एक प्रोविजन है, अगर 90 डेज में वर्किंग कैपिटल अकाउंट रिन्यू नहीं हुआ तो उसको एनपीए करना है। कमर्शियल बैंक को ये पीरियड 180 डेज है। बेसिक पीरियड 180, हाँ हमारे लिए ये प्रोविजन नहीं है, नहीं है। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेम रेगुलेशन लाना चाहते हो तो कमर्शियल बैंकों के लिए और अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए इन्हें बिट्स एंड पीसेस में रेगुलेशन लाए हैं। कुछ सर्कुलर्स ऐसे निकले हैं जिसमें वो कहते हैं कि ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज, कुछ सर्कुलर्स में वो कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एक्सक्लूडिंग आरआरबीज ऐसा आता है। आज भी कुछ सर्कुलर फॉर प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। इसका मतलब क्या है? दे हैव नॉट येट बीन एबल टू फॉर्म अ थॉट कि इसमें चेरी पिकिंग अगर ड्रॉप करना है, कम करना है तो हम किस तरह से करें। ट्रांजिशन पीरियड उन्हें भी चाहिए, तो भाई हमें भी दो ना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी ट्रांजिशन पीरियड दो ना। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अभी ये जो कैपिटल एडिक्वेसी का नाम आया है जिसमें तुम्हारा रिवैल्यूएशन रिजर्व को टायर 1 में उन्होंने ऐड करने को दिया है, दिया है ना, आपको याद होगा वो। कमर्शियल बैंक को ये 2014 में दिया। अब पूछे मुझे क्यों? राजन ने जब टेक ओवर किया तो ही वांटेड टू डू दिस एसेट रिव्यू, जो मेजर था ना वो करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लोन्स इसमें बहुत है। वो बाद में सब सामने आए, नीरव मोदी आया, ये आया, वो छोड़ दो। उन्होंने 2014 में पब्लिक सेक्टर बैंक को रिवैल्यूएशन रिजर्व टायर 1 में करने की सहूलियत दे दी थी। हमें क्यों नहीं दी? आज भी कमर्शियल बैंक को 40% प्रायोरिटी सेक्टर है, हमें क्यों है ऐसा? आज भी प्रायोरिटी सेक्टर में अगर कमर्शियल बैंक फेल होती है तो उनको 2% के बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, ये बोलते नहीं है। और अगर बोलते भी है तो उनके पास गवर्नमेंट अकाउंट्स के करंट अकाउंट में पैसे होते हैं, क्या फर्क पड़ता है? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। The current account of these commercial banks has money of various government departments where they don't pay interest.
And if you force a commercial bank to do investment in PSL, they are not impacted. For you and me, मैंने आपको 1000 करोड़ का एग्जाम्पल दिया, तुम तो मर गए, प्रॉफिटेबिलिटी गई, लिक्विडिटी गई, लेंडिंग तुम्हें विड्रॉ करना पड़ेगा, क्या आसमान से टपका खजूर में अटका। इसे वो उर्दू में एक वर्ड है, वो वर्ड ऐसा है जलजला, और जलजले का मतलब या जलजले का इंग्लिश में अर्थ है अर्थक्वेक। तो हमें एक अर्थक्वेक आ गया, उसके आफ्टर शॉक्स आज भी लग रहे हैं, आज भी। आपकी तकदीर अच्छी है अगर आपकी इंस्पेक्शन टीम ने कुछ आपकी गलतियों को छोड़ दिया तो यू आर लकी, यू आर लकी। तो संभल के रहो। और ड्युअल रेग्युलेशन मी उत्तर दिलं तुला, म्हणजे रेग्युलेशन कमर्शियल आणि याचं उत्तर दिलं मी तुला। आय टीच्या बाबतीमध्ये युनिफॉर्मिटी होणार नाही, याचं कारण रिझर्व्ह बँक या विषयाला हात नाही घालणार। याचं कारण असं आहे ना की तुम्ही जे उद्योग करता त्याच्यामध्ये रिझर्व्ह बँक सपोर्ट नाही करणार। म्हणजे उदाहरणार्थ मी सांगू तुम्हाला, तुम्ही आय टीचे जे सॉफ्टवेयर घेता ते CMM 5 लेवल, थोड़ा हिंदी में बात करता हूँ, जो सॉफ्टवेयर आप लेते हैं वो CMM 5 एंड अबव होना चाहिए, राइट। वो CMM 5 लेवल का अबव सॉफ्टवेयर अब जब आप लेते हैं उसका मतलब ये है कि उसमें बैच सील होने के बाद आप बैकडेटेड ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। 50 सॉफ्टवेयर है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में, वीरमती से लेकर, सॉरी आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम, हंड्रेड्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर। हम लोग क्या करते हैं, हमारी सहूलियत के लिए सॉफ्टवेयर वाले को बिजनेस देते हैं और उसको ये बोलते हैं टिंकर करके दो, हमें ये प्रोग्राम इस तरह से चलना चाहिए, जिसको हम लीगल टर्म क्या यूज़ करते हैं, कस्टमाइजेशन। अब तुम जो कर रहे हो वो तुम भुगतो। आपको मालूम है या नहीं है मुझे पता नहीं, इन 2007 रिजर्व बैंक फ्रॉम इट्स ओन किटी हैड कार्व्ड आउट 865 crores फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। दैट डे डिडंट यूज इवन 8 rupees इज अनदर स्टोरी। 865 crores, बट देन समबडी एडवाइज कि ये सब पहुंचे हुए खिलाड़ी है। और कमर्शियल बैंक वाले क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक में काम करने वाले बंदे नौकरी करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक में ऐसा होता नहीं है। ये मेरी बैंक करके जो लोग काम करते हैं ना, आपका आखिरी सिपाही से लेकर के चेयरमैन तक, ऐसा नहीं होता है। और हमारे मेंबर्स हमें कैपिटल देते हैं, कमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट कैपिटल देती है। वी डू नॉट स्टैंड अ चांस टू फाइट विद देम और ensure that the regulations are comparable. There cannot be comparable regulation. There has to be a gradation. Admit तो कर दिया रिजर्व बैंक ने, लेकिन कथनी एक और करनी एक। मैं 100 उदाहरण दूंगा इस बारे में। तो हमें यही देखना है कि yes we have to be a compliant bank. रिजर्व बैंक जो बोल रही है वो करो, हमें कुछ भी लगे, हमें कुछ भी लगे, फॉलो द रेगुलेटरी गाइडलाइन, सिंपल। कितनी भी तकलीफ होने दो, लॉस होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकल के बाहर आएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। और पेनल्टी हो गई तो डरने की बात ही नहीं है, डरने की बात ही नहीं है। आई हैव सीन बैंक्स टेलिंग देयर मेंबर्स, वो RBI ने कंगाल हो गया इसलिए हमसे पैसे इकट्ठा कर रहा है। अभी ये उसकी मज़े की बात छोड़ दो, RBI ने आपको पेनल्टी करने के बाद अगले साल भी आप वही अगर गलती करते हो तो आपको सुसाइड ही करना चाहिए। परसिस्टेंट एक्शन वाले आपके इंस्पेक्शन रिपोर्ट में आने वाले जो पॉइंट्स हैं ना, वो अगले साल होने नहीं चाहिए। क्यों होते हैं? बिकॉज यू आर नॉट सीरियस। हम बैंक चलाते हैं, लोगों का पैसा इकट्ठा करते हैं। पिछले साल मुझे एक बंदे ने सवाल ऐसे पूछा था कि हमने बैंक खड़ी की है, हम जो चाहे वो करेंगे। मेरा जवाब ये कि था, लाइसेंस सरेंडर कर दो ना, RBI का लाइसेंस सरेंडर कर दो, ना रहेगा बास, ना रहेगी बांसुरी। आई बिलीव आई हैव एंटरटेन्ड यू। थैंक यू, थैंक यू।